हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है, उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको करवाया जा रहा है। यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की चल रही है। ऑलरेडी काफी टॉपिक्स कंडक्ट हम कर चुके हैं, सेशंस कंडक्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन पे मूव ऑन कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। देखो, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया एक गेम चेंजर है जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करते हैं, बैंक्स को रेजिलेंट बनाते हैं और इश्यूज जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को टैकल करते हैं। ये रिफॉर्म्स बेसल 1, 2, 3 के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जो इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स हैं टू इंश्योर कैपिटल एडिक्वेसी, रिस्क मैनेजमेंट और लिक्विडिटी। स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स? बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया एक सीरीज ऑफ पॉलिसीज और रेगुलेटरी चेंजेस हैं जो बैंक्स को स्ट्रॉन्गर, सेफर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इम्प्लीमेंट किए गए हैं। इनका मेन फोकस है फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इन्हेंस करना और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जैसे क्रॉनिक इश्यूज को एड्रेस करना। ये रिफॉर्म्स बेसल नॉर्म्स के फ्रेमवर्क पे बेस्ड हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करते हैं फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, रिस्क मैनेजमेंट और लिक्विडिटी। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंक्स को रेजिलेंट बनाया जाता है टू विथस्टैंड इकोनॉमिक शॉक्स। सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क को बेटर मैनेज करना इसका काम है। एनपीए रिडक्शन, बैड लोन्स को कम करना और एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ग्लोबल अलाइनमेंट, इंडियन बैंक्स को ग्लोबल बैंकिंग स्टैंडर्ड जैसे बेसल 3 के साथ अलाइन करना इसका काम है। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई बैंक्स को बेसल 3 नॉर्म्स फॉलो करने का मैंडेट देता है टू इंश्योर कैपिटल बफर्स। अब आगे चलते हैं डिटेल में। व्हाट आर बेसल नॉर्म्स? बेसल नॉर्म्स इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बीसीबीएस ने डेवलप किए हैं टू इंप्रूव बैंक्स के रेजिलेंस और स्टेबिलिटी। ये नॉर्म्स गाइडलाइंस देते हैं फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, रिस्क मैनेजमेंट और लिक्विडिटी, इंश्योरिंग बैंक्स इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में भी सर्वाइव कर सके। डिटेल में अगर बताऊं, इनिशियल नेम जो इसका था वो था बेसल कमेटी। पहले कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस और सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस सीबीआरएस के नाम से जानी जाती थी। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, ये कमेटी एंड ऑफ 1974 में फॉर्म हुई थी। रीजन इसका एस्टेब्लिशमेंट का क्या था? डिस्टर्बेंसेस इन इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट्स ने ग्लोबल बैंकिंग रेगुलेशन की नीड को क्रिएट किया। बेसिकली 1970 के ऑयल क्राइसिस, करेंसी वोलेटिलिटी इसका मेन रीजन है। अगर इसका मैं आपको पर्पस बताऊं, बैंक्स के फेलियर रिस्क को कम करना और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल बनाना। एग्जांपल अगर दूं, बेसल नॉर्म इंश्योर करते हैं कि बैंक्स के पास सफिशिएंट कैपिटल हो टू कवर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। अब बात आती है व्हाट इज बेसल वन अकॉर्ड? बेसल वन अकॉर्ड 1988 में बाय बीसीबीएस इंट्रोड्यूस किया गया था। बैंकिंग के लिए पहला मेजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था जो कैपिटल एडिक्वेसी और रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस था। इसने रिस्क वेटेड एसेट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट किए। फीचर्स की बात करें, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, बैंक्स को अपने टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स का 8% एज कैपिटल फंड्स में मेंटेन करना होता था। अब रिस्क बेस्ड एसेट्स की बात करें, एसेट्स को उनके रिस्क लेवल के बेसिस पे वेटेड किया जाता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक लो रिस्क लो वेट हो गया वर्सेस प्राइवेट लोन्स हो गए हाई रिस्क और हाई वेट जिसमें इन्वॉल्व है। फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, कैपिटल फंड्स मस्ट बी एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। अगर एग्जांपल के थ्रू भी बताऊं, एक बैंक के 100 करोड़ के रिस्क वेटेड एसेट्स हैं तो उसको मिनिमम 8 करोड़ कैपिटल रखना होगा। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर? काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर एक मैक्रो प्रूडेंशियल टूल है जो बेसल 3 फ्रेमवर्क के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था टू बैंक्स को क्रेडिट बूम्स और क्रेडिट बर्स्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करे। ये बैंक्स को एक्स्ट्रा कैपिटल बिल्ड करने का मैंडेट देता है ड्यूरिंग इकोनॉमिक अपस्विंग्स जो डाउनटर्न्स में लॉसेस अब्सॉर्ब कर सके। अब ये काम कैसे करते हैं? देखो, क्रेडिट बूम्स के पीरियड में जब इकोनॉमी में एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ होती है, फॉर एग्जांपल लाइक लोन फ्रेंजी हो रहे हैं, रेगुलेटर्स सीसीवाईबी एक्टिवेट करते हैं, यानी रिक्वायरिंग बैंक्स टू होल्ड एडिशनल कैपिटल, यानी इसकी रेंज 0 to 2.5% होती है रिस्क वेटेड एसेट्स की। ड्यूरिंग डाउनटर्न्स ये एक्स्ट्रा कैपिटल बफर लॉसेस को एब्जॉर्ब करती है जिससे बैंक फेलियर्स प्रिवेंट होते हैं।
पर्पस क्या है? एक्सेसिव लेंडिंग को कर्व करना और सिस्टमेटिक रिस्क को कम करना। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई सीसीवाईबी 1% सेट करता है ड्यूरिंग अ रियल एस्टेट बूम टू प्रिवेंट रिस्क लेंडिंग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब बेसल 3 के जो 3 मेन पिलर्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उसको करने जा रहे हैं, उस टॉपिक को देखो। व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ बेसल 2? बेसल 2 ईयर 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ, एक एडवांस फ्रेमवर्क है जो बैंक्स के रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल एडिक्वेसी को और रिफाइन करता है। ये 3 पिलर्स पे बेस्ड है जो बैंकिंग सिस्टम को रोबस्ट बनाते हैं। की पिलर्स की बात करें, सबसे पहले मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। बैंक्स को अपने रिस्क एक्सपोजर के बेसिस पे मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना होता है, कवरिंग क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क। फॉर्मूला की बात करें, कैपिटल मस्ट कवर क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क प्लस ऑपरेशनल रिस्क। अगर एग्जांपल दूं, एसबीआई अपने लोन पोर्टफोलियो के क्रेडिट रिस्क के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल एलोकेट करता है। सेकेंड, सुपरवाइजरी रिव्यू। ये पिलर रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाइक आरबीआई को मैंडेट देता है टू इवेल्युएट बैंक्स कि उनके इंटरनल कैपिटल असेसमेंट्स और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस को इवेल्युएट करें। फोकस है इफेक्टिव सुपरविजन पे और इंश्योरिंग बैंक्स की कैपिटल बफर्स रिस्क प्रोफाइल के साथ अलाइंड हैं। अगर एग्जांपल दूं, आरबीआई एक बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑडिट करता है टू इंश्योर बेसल 2 कंप्लायंस। तीसरा, मार्केट डिसिप्लिन। ये पिलर ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर पे फोकस करता है, रिक्वायरिंग बैंक्स टू शेयर रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट कैपिटल रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट विद द मार्केट। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं, जिससे अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होती है। पार्टिसिपेंट्स जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए। अगर एग्जांपल दूं, एचडीएफसी बैंक अपनी क्वार्टरली रिस्क एक्सपोजर रिपोर्ट्स पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं। अब आगे चलते हैं, व्हाट रिस्क आर कंसीडर्ड फॉर कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक्स के फाइनेंशियल हेल्थ का मेजर है, जो कैपिटल को रिस्क वेटेड एसेट्स के अगेंस्ट कंपेयर करता है। बेसल नॉर्म्स के अंदर बैंक्स को 3 प्राइमरी रिस्क के लिए कैपिटल एलोकेट करना होता है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। सबसे पहले क्रेडिट रिस्क की बात करें, ये रिस्क होता है जब बोरर्स लोन रीपेमेंट्स पे डिफॉल्ट करते हैं। बैंक्स को अपने लेंडिंग पोर्टफोलियोज के क्रेडिट रिस्क असेस करने होते हैं और पोटेंशियल लॉसेस के लिए कैपिटल रिजर्व करना होता है। अगर एग्जांपल दूं, एक बैंक कॉर्पोरेट लोन्स के हाई डिफॉल्ट रिस्क के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल रखता है। ठीक है जी। सेकेंड आता है मार्केट रिस्क। ये रिस्क मार्केट प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से लॉसेस का होता है, यानी जो आपकी मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगी स्टॉक्स, बॉन्ड्स और करेंसीज में होंगी। बैंक्स को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के लिए मार्केट रिस्क के लिए कैपिटल रिजर्व करना होता है। एग्जांपल, एक बैंक फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी वोलेटिलिटी के लिए कैपिटल रखता है। तीसरा आता है ऑपरेशनल रिस्क। ये रिस्क इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल, सिस्टम फेलियर्स या एक्सटर्नल इवेंट्स से लॉसेस का होता है, लाइक साइबर अटैक्स या फ्रॉड्स हो सकते हैं। बैंक्स को ऑपरेशनल रिस्क मिटिगेट करने के लिए कैपिटल एलोकेट करना होता है। एग्जांपल, एक बैंक साइबर सिक्योरिटी ब्रीच के रिस्क के लिए कैपिटल रखता है। अब बात करते हैं व्हाट इज बेसल 2 फ्रेमवर्क, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बेसल 2 एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो बैंक्स को रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने का मैंडेट देता है। ये बेसल 1 से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि ये क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क को डिटेल तरीके से एड्रेस करता है। फीचर्स की बात करें, इसमें रिस्क कैटेगरीज आती हैं। क्रेडिट रिस्क यानी बोरस डिफॉल्ट के अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व्स बनाना। मार्केट रिस्क, मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करना। ऑपरेशनल रिस्क, इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर्स के अगेंस्ट बफर्स बनाना। एडवांस रिस्क असेसमेंट की बात करें, बैंक्स को इंटरनल मॉडल्स यूज करके करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है फॉर रिस्क कैलकुलेशन। लाइक अब ये आपकी आईआरबी अप्रोच हो सकती है। अगर एग्जांपल दूं, आईसीआईसी बैंक अपने लोन पोर्टफोलियो के क्रेडिट रिस्क के लिए इंटरनल रेटिंग मॉडल्स को यूज करता है। अब आगे चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसल 3 पिलर्स। बेसल 3 जिसे पोस्ट 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, एक और एडवांस फ्रेमवर्क है जो बैंक्स को स्ट्रॉन्गर कैपिटल स्टैंडर्ड्स, बेटर सुपरविजन और इनहैंस्ड ट्रांसपेरेंसी के थ्रू रेजिलेंट बनाता है। ये 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स पे बेस्ड होते हैं। की पिलर्स की बात करें तो मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड सबसे पहला, बैंक्स को कॉमन इक्विटी टायर 1 यानी सीईटी 1 और टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज मेंटेन करने होते हैं टू एब्जॉर्ब लॉसेस।
फॉर्मूला की बात करें, CET1 कैपिटल प्लस एडिशनल टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल मस्ट मीट मिनिमम टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, यानी 10.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग बफर्स। अगर एग्जांपल दूं, SBI CET1 रेशियो 8% रखता है टू कंप्लाई विद बेसल 3। Second, supervisory review of capital adequacy. Supervisory authorities like RBI, banks के capital adequacy, risk management और overall soundness को assess करती हैं। फोकस है बैंक्स के रिस्क प्रोफाइल्स के साथ कैपिटल बफर्स अलाइन करना। अगर एग्जांपल दूं, RBI स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करते हैं टू चेक बैंक्स के कैपिटल रेसिलेंस। थर्ड, मार्केट डिसिप्लिन। बैंक्स को कैपिटल, रिस्क एक्सपोजर और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स करना होता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें जिससे अकाउंटेबिलिटी प्रमोट हो। अगर एग्जांपल दूं, HDFC बैंक अपनी बेसल 3 डिस्क्लोजर्स एनुअली पब्लिश करता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। होप सो जितना आपको रवाया अच्छा समझ आ गया होगा। देखो, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इंडिया में एक मास्टर प्लान है जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को ग्लोबल लेवल का स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट और रेजिलेंट बनाते हैं। ये रिफॉर्म्स बेसल 3 नॉर्म्स, NPA मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूवमेंट्स के अराउंड घूमते हैं, टैकलिंग इश्यूज लाइक बैड लोन्स, लिक्विडिटी रिस्क और वीक कैपिटल बेसिस। अब स्टार्ट करते हैं विद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। देखो, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इंडिया में जो आपके इससे जो आपकी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इंडिया में एक स्ट्रेटेजिक ओवरऑल है जो बैंक्स को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ऑपरेशनली एफिशिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। ये रिफॉर्म्स बेसल 3 नॉर्म्स, NPA रिडक्शन स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूवमेंट्स के थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम को बुलेट प्रूफ करते हैं। इनका फोकस है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करना, रिस्क मैनेजमेंट को इन्हांस करना और बैंक्स के कैपिटल बेस को स्ट्रेंथन करना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करें। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंक्स को इकोनॉमिक शॉक से प्रोटेक्ट करना इनका काम है। NPA मैनेजमेंट, बैड लोन्स को रिजॉल्व करना और एसेट क्वालिटी इंप्रूव करना इनका काम है। रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट, मार्केट, लिक्विडिटी और ऑपरेशनल रिस्कों को इफेक्टिवली ये हैंडल करते हैं। ग्लोबल अलाइनमेंट है, इंडियन बैंक्स को बेसल 3 और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना इनका ऑब्जेक्टिव है। अगर एग्जांपल दूं, RBI बैंक्स को बेसल 3 के कैपिटल और लिक्विडिटी नॉर्म्स फॉलो करने का मैंडेट देती है। अब आगे आता है व्हाट इज नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो NSFR एक बेसल 3 लिक्विडिटी स्टैंडर्ड है जो बैंक्स को इंश्योर करता है कि उनके पास लॉन्ग टर्म स्टेबल फंडिंग हो टू मैच देयर लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये बैंक्स को लिक्विडिटी क्राइसिस से प्रोटेक्ट करता है बाय इंश्योरिंग स्टेबल फंडिंग सोर्सेज। अब ये काम कैसे करता है, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। अवेलेबल स्टेबल फंडिंग मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग। अवेलेबल स्टेबल फंडिंग ESF की बात करें, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, इक्विटी और स्टेबल लायबिलिटीज होती हैं। रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग की बात करें, फंडिंग नीडेड फॉर एसेट्स बेस्ड ऑन देयर लिक्विडिटी और मैच्योरिटी। अगर एग्जांपल दूं, एक बैंक अपने लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए स्टेबल डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स यूज करता है टू मीट NSFR। अब आगे बात आती है व्हाट इज पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बेसल 3 का कोर कंपोनेंट है जो बैंक्स को मैंडेट देता है टू मेंटेन सफिशिएंट कैपिटल टू कवर क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क। ये इंश्योर करता है कि बैंक्स के पास लॉसेस अब्सॉर्ब करने के लिए एडिक्वेट कैपिटल हो। इसमें रिस्क जो कवर किए जाते हैं, क्रेडिट रिस्क बोरर डिफॉल्ट्स के रिस्क को कवर करता है, ऑपरेशनल रिस्क इंटरनल प्रोसेस फेलियर्स, फ्रॉड या एक्सटर्नल इवेंट्स के रिस्क को एड्रेस करता है। तीसरा, मार्केट रिस्क मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस के रिस्क को मैनेज करता है, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स और करेंसीज में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं। फॉर्मूला बताऊं, टोटल कैपिटल मस्ट कवर क्रेडिट रिस्क प्लस ऑपरेशनल रिस्क प्लस मार्केट रिस्क। अगर एग्जांपल दूं, ICICI बैंक अपने SME लोन पोर्टफोलियो के क्रेडिट रिस्क के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल रखते हैं। अब आगे आती है व्हाट इज एन इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट एक टाइप का टायर 1 कैपिटल है जो बैंक्स के कोर कैपिटल बेस को स्ट्रेंथन करता है। ये परपेचुअल यानी जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, डेट सिक्योरिटीज हैं जो बैंक्स के लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं।
इसके फीचर्स की बात करें, टायर वन कैपिटल, कोर कैपिटल का ये पार्ट है, लाइक कॉमन इक्विटी टायर वन प्लस एडिशनल टायर वन हो गया, जिसे यूज किया जाता है फॉर एब्जॉर्बिंग लॉसेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस। परपेचुअल नेचर है, नो फिक्स्ड रीपेमेंट डेट है, परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करता है। अगर एग्जांपल दूं, एसबीआई परपेचुअल बॉन्ड्स इशू करता है टू बूस्ट टायर वन कैपिटल। अब आगे आते हैं टाइम मैच्योरिटी गैप। व्हाट इज टाइम मैच्योरिटी गैप? टाइम मैच्योरिटी गैप एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जो एसेट्स और लायबिलिटीज के मैच्योरिटी मिसमैचेस को मेजर करता है। ये बैंक्स को लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज करने में हेल्प करता है। अब ये काम कैसे करता है? मैच्योरिटी मिसमैच एसेट्स जैसे लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स और लायबिलिटीज जैसे डिपॉजिट्स और बोरोइंग के मैच्योरिटी पीरियड्स में डिफरेंस दिखता है। गैप एनालिसिस, पॉजिटिव गैप या नेगेटिव गैप को एनालाइज किया जाता है। पॉजिटिव गैप की बात करें यानी एसेट्स मैच्योर फास्टर, और नेगेटिव गैप की बात करें यानी लायबिलिटीज मैच्योर फास्टर। अगर एग्जांपल दूं, एक बैंक के लॉन्ग टर्म लोन्स हैं बट शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स यानी एक नेगेटिव मैच्योरिटी गैप क्रिएट होता है। अब आगे बात आती है, व्हाट इनिशिएटिव्स हैज इंडिया टेकन टू टैकल एनपीए। देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन्स इंडियन बैंकिंग सेक्टर का बड़ा हेडेक रहा है। गवर्नमेंट और आरबीआई ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये इनिशिएटिव्स लिए हैं टू टैकल एनपीए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। की इनिशिएटिव, सबसे पहले कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग ईयर 2001 में। सीडीआर एक मैकेनिज्म है जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड कंपनीज को रिलीफ देता है बाय रीस्ट्रक्चरिंग देयर डेट। अगर एग्जांपल दूं, एक स्टील कंपनी के लोन्स को लोअर इंटरेस्ट रेट्स और एक्सटेंडेड टेन्योर्स के साथ रिस्ट्रक्चर किया जाता है। सेकंड, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। ये मैकेनिज्म बोरोअर्स को पर्टिकुलर रीपेमेंट के थ्रू लोन सेटलमेंट का ऑप्शन देता है जब वो फुल रीपेमेंट नहीं कर सकते। एग्जांपल, एक बोरोअर 10 करोड़ लोन का 6 करोड़ सेटल करता है टू क्लोज द अकाउंट। थर्ड, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, जीआरटीज 1993। डीआरटीज क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेट रिकवर करने में हेल्प करती हैं अंडर आरडीडीबीएफआई एक्ट। एग्जांपल अगर दूं, एक बैंक डीआरटी के थ्रू डिफॉल्टर के एसेट सीज करता है। चौथा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो सिबिल 2000। सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो बोरर्स की क्रेडिट हिस्ट्री, रीपेमेंट बिहेवियर और क्रेडिट स्कोर्स कलेक्ट और प्रोवाइड करती है। एग्जांपल, बैंक सिबिल स्कोर चेक करते हैं टू असेस लोन एप्लीकेंट्स। ठीक है जी। फिर आता है सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी एक्ट बैंक्स को एनपीए रिकवर करने के लिए सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स करने का पावर देता है विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। अगर एग्जांपल दूं, एक बैंक डिफॉल्टर के प्रॉपर्टी को ऑक्शन करता है अंडर सरफेसी। अब आती है बात, व्हाट इज सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर इंडिया में क्रेडिट वर्दीनेस का मेजर है, रेंजिंग फ्रॉम 300 टू 900। ये स्कोर क्रेडिट ब्यूरोज जैसे लाइक सिबिल कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन क्रेडिट हिस्ट्री, रीपेमेंट बिहेवियर, क्रेडिट यूटिलाइजेशन और अदर फैक्टर्स। फीचर्स की बात करें, इसकी रेंज 300 पुअर टू 900 वेरी एक्सीलेंट है। हायर स्कोर, better creditworthiness leading to easier loan approvals or favorable terms. एग्जाम्पल अगर तुम, एक इंडिविजुअल विद 800 सिविल स्कोर लो इंटरेस्ट होम लोन इजिली ले सकता है। ठीक है, उसको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट एएलएम एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो बैंक्स यूज करते हैं टू मैनेज रिस्क अराइजिंग फ्रॉम मिसमैचेस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी उनकी मैच्योरिटी, उनके इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंसेस हैं, ये इंश्योर करता है कि बैंक्स के पास लायबिलिटीज मीट करने के लिए एडिक्वेट एसेट्स हों। की ट्रांसलेशन मेथड्स फॉर एएलएम जो पेपर में पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहले आता है करंट नॉन करंट मेथड। एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट यानी शॉर्ट टर्म और नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म में डिवाइड करके डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स अप्लाई किए जाते हैं इस मेथड में। फिर टेम्पोरल मेथड, फॉरेन करेंसी, मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट्स यूज होते हैं बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन टाइमिंग। तीसरा, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मेथड, मॉनेटरी आइटम्स लाइक कैश या लोन्स करंट एक्सचेंज रेट से, नॉन मॉनेटरी लाइक फिक्स्ड एसेट्स हिस्टोरिकल रेट से ट्रांसलेटेड होते हैं अंडर दिस मेथड। चौथा, करंट ट्रेड मेथड, सब एसेट्स और लायबिलिटीज करंट एक्सचेंज रेट से ट्रांसलेटेड होते हैं यानी इग्नोरिंग मैच्योरिटी डिफरेंसेस। अगर एग्जांपल दूं, एक बैंक टेम्पोरल मेथड यूज करता है टू मैनेज फॉरेक्स लोन मिसमैचेस। ठीक है जी। अब आगे आती है, वायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज। ये भी पूछा जाता है पेपर में। देखो, इंक्रीजिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बैंक्स के फेलियर लाइक्लीहुड को कम करती हैं बाय इंश्योरिंग दे हैव इनफ रिजर्व टू एब्जॉर्ब लॉसेस।
रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई इसको सपोर्ट करते हैं टू इनहेंस बैंक स्टेबिलिटी और रेसिलेंस। अगर मैं की पॉइंट्स बताऊं, टायर टू कैपिटल इंक्लूड्स परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स यानी जो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट कम्युलेशंस होती हैं, और हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सबऑर्डिनेटेड डेट, हाइब्रिड सिक्योरिटीज। फॉर्मूला की बात करें, टोटल कैपिटल इक्वल्स टू टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल। अगर एग्जांपल दूं, एसबीआई हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं टू बूस्ट टायर 2 कैपिटल। अब आती है व्हाट आर रिस्क वेटेड एसेट्स एंड अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। देखो, रिस्क वेटेड एसेट्स एसेट्स हैं जो रिस्क लेवल के बेसिस पे वेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लो रिस्क होते हैं, कॉर्पोरेट लोन्स हाई रिस्क। अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स के अकमुलेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं होते लेकिन टायर टू कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। फीचर्स की बात करें तो रिस्क वेटेड एसेट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए ये बेस हैं, अनडिस्क्लोज रिजर्व्स हैं, एडिशनल कुशन है लॉसेस के लिए, टायर टू कैपिटल का पार्ट है। अगर एग्जांपल दूं, एक बैंक अनडिस्क्लोज रिजर्व्स यूज करता है टू मीट टायर टू कैपिटल नॉर्म्स। अब आगे आते हैं व्हाट आर हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें सबॉर्डिनेटेड डेट, हाइब्रिड सिक्योरिटीज आ जाती हैं, ये टायर 2 कैपिटल का पार्ट होते हैं, प्रोवाइडिंग बैंक्स विद एडिशनल लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। फीचर्स की बात करें तो सबॉर्डिनेटिंग नेचर है, लोअर प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ड्यूरिंग बैंक्रप्सी दैट मेक्स देम रिस्कियर बट कैपिटल फ्रेंडली। एग्जांपल अगर दूं, एचडीएफसी बैंक सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड्स इशू करता है टू बूस्ट टायर 2 कैपिटल। अब व्हाट इज फाइनेंशियल इनफ्लो? फाइनेंशियल इनफ्लो नेट कैपिटल फ्लो है जो फॉरेनर्स के डोमेस्टिक एसेट परचेजेस के थ्रू एक कंट्री में आता है, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड या रियल एस्टेट हो गया। ये कैपिटल अकाउंट को बूस्ट करते हैं। इसका की इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग देती हैं। अगर एग्जांपल दूं, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन बॉन्ड्स खरीदते हैं जिससे कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज होता है। अब व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो बैंक्स यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई, असेस और मिटिगेट रिस्क लाइक क्रेडिट, मार्केट, लिक्विडिटी और ऑपरेशनल रिस्क। इसमें जो की स्टेप्स आते हैं, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क वेरिएबल, रिस्क को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल, लोन डिफॉल्ट्स, मार्केट वोलेटिलिटी होगी। सेकेंड स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी, रिस्क इवेंट्स के लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट को असेस करना। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रिस्क मॉडल, स्टैटिस्टिकल या ईआई बेस्ड मॉडल्स चूज करना फॉर रिस्क एनालिसिस। चौथा, एप्लीकेशन ऑफ सूटेबल रिस्क इंस्ट्रूमेंट, हैजिंग, इंश्योरेंस या कैपिटल बफर सप्लाई करना। फिफ्थ, फीडबैक ऑन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, आउटकम्स इवेल्युएट करके प्रोसेस को इंप्रूव करना। अगर एग्जांपल दूं, एक बैंक क्रेडिट रिस्क के लिए एआई स्कोरिंग मॉडल यूज करता है। आगे चलते हैं, हाउ टू मैनेज या कह लो हाउ आर एनपीएस मैनेज्ड। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन्स बैंक्स के लिए बड़ा चैलेंज है। रिफॉर्म्स ने इनको मैनेज करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटेजीज इंट्रोड्यूस की हैं। की मेजर्स इसमें करें तो एनपीए क्लासिफिकेशन, सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट्स, लोन 90 डेज से ज्यादा अगर ओवरड्यू है लेकिन रिकवरेबल है तब इस कैटेगरी में आएगा। डाउटफुल, लॉन्ग टर्म ओवरड्यू है, रिकवरी अनसर्टेन है, एंड लॉस नॉन रिकवरेबल है, रिटर्न ऑफ होगा। एग्जाम्पल, एक बैंक सब स्टैंडर्ड लोन को रिस्ट्रक्चर करता है टू रिकवर फंड्स। अब आती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी। देखो, आईबीसी एक टाइम बाउंड रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है जो डिस्ट्रेस्ड कंपनी के एसेट्स को रिजॉल्व या लिक्विडेट करता है। पैरा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस को देखते हैं। सबसे पहले, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर क्रेडिटर्स। देखो, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए गाइडलाइंस है ये टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। फिर स्पेशलाइज्ड एनसीएलटी बेंचेस, आईबीसी केसेस के लिए डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल्स फॉर फास्टर रेजोल्यूशन होते हैं। स्ट्रेंथन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, इनहैंस्ड कैपेबिलिटीज फॉर एफिशिएंट रेजोल्यूशन इसका पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा, डिजिटाइजेशन ऑफ आईबीसी प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमलाइन, ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटिक प्रोसेसेस हैं इसमें। एग्जांपल, आईबीसी के थ्रू एक बैंकरप्ट स्टील कंपनी के एसेट्स ऑक्शन होते हैं। अब एक आता है एसेट क्वालिटी रिव्यू। देखो, आरबीआई का इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई हिडन एनपीएस थ्रू ऑडिट्स। फिर स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन, ये मैकेनिज्म्स लाइक 5/25 फ्री फाइनेंसिंग, S4A फॉर रिजॉल्विंग स्ट्रेस लोन्स हैं। एग्जांपल अगर दूं, आरबीआई EQ आर के थ्रू एक बैंक के हिडन एनपीएस को एक्सपोज करता है।
अब आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीसीए फ्रेमवर्क? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क आरबीआई का टूल है जो फाइनेंशियली वीक बैंक्स को मॉनिटर और करेक्ट करता है बेस्ड ऑन कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स। फीचर्स की बात करें, इसकी रिस्क थ्रेशोल्ड्स की बात करें, बैंक्स को कैपिटल रेशियोज, एनपीएस और प्रॉफिट के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। करेक्टिव एक्शंस, लेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस, डिविडेंड बैंस और मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग इसके आपके करेक्टिव एक्शंस है जो उसमें लिए जाते हैं। एग्जांपल अगर दूं, आरबीआई एक वीक बैंक को पीसीए के अंदर लेंडिंग रिस्ट्रिक्ट करता है। आगे चलते हैं, हाउ डू रिफॉर्म्स इंप्रूव गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स बैंक्स की अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंस और डिस्क्लोजर्स को इनहेंस करते हैं टू बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट और रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसमें जो की मेजर्स ली जाती हैं, सबसे पहले इंडिपेंडेंट बोर्ड्स। आरबीआई गाइडलाइंस इंश्योर करती हैं कि बैंक बोर्ड्स इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव हों। रिस्क मैनेजमेंट कमिटीज, डेडिकेटेड कमिटीज होती हैं रिस्क ओवरसाइट के लिए। ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और रिस्क एक्सपोजर्स के डिटेल्ड डिस्क्लोजर्स होते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एचडीएफसी बैंक अपनी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू बेसल 3 डिस्क्लोजर्स को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। अब आगे चलते हैं, रिकैपिटलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन। रिकैपिटलाइजेशन और कंसोलिडेशन गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय इंजेक्टिंग कैपिटल और मर्जिंग वीक बैंक्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर एंटिटीज। इसके की मेजर्स की बात करें तो रिकैपिटलाइजेशन, गवर्नमेंट पीएसपीज में कैपिटल इन्फ्यूज करता है टू बूस्ट लेंडिंग कैपेसिटी। कंसोलिडेशन, वीक बैंक्स को स्ट्रॉन्गर बैंक्स के साथ मर्ज किया जाता है। अगर एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट 20,000 करोड़ एसबीआई में इंजेक्ट करती है टू स्ट्रेंथन इट्स कैपिटल। सो यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है वाइंड अप। होप्स आपको जितना करवाया अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। रिवीजन सीरीज जर्नल पेपर 1 और पेपर 2 की कंडक्ट यूट्यूब पे हो रही है। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।